Hello everyone and welcome to Only IAS. Today we have very special guest with us, जागृति अवस्थी. मुझे लगता नहीं है कि इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है बिकॉज यू ऑलरेडी नो हर वेरी वेल. जागृति ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये हमेशा बताया है कि ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन को इन्होंने अपना प्रिपरेशन का पार्ट बनाया था. यहाँ पर ओनली आईएएस का एडिटोरियल डिस्कशन एक कंपोनेंट है उन फ्री इनिशिएटिव्स में से जो कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन को आसान बनाती है. इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर प्रीलिम्स बूस्टर को फॉलो कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स वाले करंट अफेयर्स को होलिस्टिकली कवर करने के लिए. इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम पब्लिश करते हैं इसी चैनल पर, जहां पर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स वाले पोर्शन मिल जाएंगे. साथ ही साथ आपको एक बार ओनली आईएएस का प्लेलिस्ट जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए. यहाँ पर आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं ना, इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं. टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली आईएएस नथिंग एल्स. आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप रेगुलर बेसिस पर कुछ पीडीएफ्स ले सकें और आप एक कंपाइलेशन बना सकें. वैसे तो कंपाइलेशन मंथ के एंड में, ईयर एंड में हम खुद भी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देते हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा हम मंथली मैगजीन भी आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे देते हैं. तो आप अगर वहां रहते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, रिक्विजिट मटेरियल्स जो आपके यूपीएससी के लिए वो आपको मिल जाएगा. इसके अलावा onlyias.com जो कि हमारी वेबसाइट है, उसके डाउनलोड सेक्शन में भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसको आप आराम से देख सकते हैं. वहां पर स्टडी मटेरियल्स के अंदर बहुत सारे पढ़ने की भी चीजें हैं जिसको आप अपने सब्जेक्ट्स के होलिस्टिक कवरेज के लिए पढ़ सकते हैं. वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा. इन सबको आप यूज जरूर करें. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जागृति ने ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन को अपना प्रिपरेशन का पार्ट बनाया था, तो इनके हिसाब से अब ये टाइम है जब ये अपने एक्सपीरियंसेस को आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हैं. ये एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी उन्होंने होलिस्टिकली इसको डिस्क्राइब कर रखा है, तो आज उतने डिटेल्ड कवरेज में ना जाते हुए हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पर. तो जो भी एस्पिरेंट अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के होलिस्टिक कवरेज की तलाश में है, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इस सीरीज में बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिएगा और सारी वीडियोस देखिएगा. हो सकता है कि ये 9 से 10 पार्ट्स में ये वीडियो रिलीज हो, बट डेफिनेटली इट विल कवर अ लॉट फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री. सो द नेक्स्ट वॉइस यू हियर विल बी फ्रॉम जागृति. थैंक यू. Hi everyone, welcome to Only IAS Ancient History Series. I am Jagriti Avasthi, UPSC CSE 2020 AIR 2, and I will be taking your Ancient History Series in which हम 9 पार्ट्स में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका एक डिटेल ओवरव्यू लेंगे. इम्पॉर्टेंट जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उसको एक कंसाइज मैनर में मैं दे सकूँ, और बाकी अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगी. तो एक ये 9 पार्ट सीरीज़ होगी. आप देख रहे हैं दीज विल बी द कंटेंट्स, जहाँ हम ब्रॉडली जो हेडिंग्स हैं उसमें हम अपना पूरा ये पोर्शन को डिस्कस करेंगे. आज इस लेक्चर में पर्टिकुलरली मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी और फिर इसके सेकेंड हाफ में आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में कवर करूंगी. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, संगम एज, मौर्यन एज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन एंड सदर्न डायनेस्टीज. So these are the broad headings in which we'll discuss. And so before I start, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को शेयर कर लूँ. देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. प्री हो या मेंस हो, सवाल पूछे जाते हैं. एक लो हैंगिंग फ्रूट है. यदि आप इसके कोर कंसेप्ट्स को अच्छे से कवर कर लें, अच्छे से समझ लें उसके रिक्वायरमेंट्स को, तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं. प्रीलिम्स की स्पेशली अगर बात की जाए तो आजकल इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है. कट ऑफ भी नीचे की तरफ ही जा रहा है. 92 मार्क्स कट ऑफ था इस बार. तो हमें ज़रूरत है कि एटलीस्ट हम जो पॉजिटिव कर सकते हैं उतना तो बिल्कुल सही करके आएँ. तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो ठीक ठाक निकल करके आ जाता है. आप इसकी रिसोर्सेस वगैरह मैं भी शेयर करूँगी, उसको ज़रूर पढ़िए. और जैसे जो मैंने कहा कि प्रीलिम्स थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे ज़्यादा हो रहा है, तो जो बेसिक हैं आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबको बहुत अच्छे से कवर करिए. कोशिश करिए कि एटलीस्ट ये गलत ना हो. तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हो गई. क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं. रिसोर्सेज की यदि मैं बात करूँ तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड 11th क्लास की बुक ली थी, उसको थरली पढ़ा था. इसके अलावा मैंने फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है
उसमें केवल ग्लॉसरी पड़ी थी, 5-6 पेजेस हैं, और जो बीच बीच में बॉक्सेस दिए होते हैं जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा एक ये दीज फॉर माई बेस मटेरियल। इसके अलावा मैंने जहाँ पे मुझे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होती थी, तो मैं नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स वो अवेलेबल हैं, उनको कहीं कहीं रिफ़र कर लिया जहाँ पे मुझे ज़्यादा डिटेल चाहिए, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती थी। सो दिस वाज माय बेस मटेरियल। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, उनको अच्छे से समझिए, उनके सॉल्यूशंस ढूंढिए और सॉल्यूशंस के थोड़ा सा आसपास का भी पढ़िए। तो यदि आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यही रिसोर्सेस आप अपने रखिए। आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को निकाल सकते हैं। बाकी ये जो कोर्स है, जितनी भी पीपीटीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ये पूरा एक डिटेल आपको ओवरव्यू दे देंगे। तो आप क्या करिए, इन पीपीटीज का प्रिंट आउट लीजिए, एक साइड ब्लैंक, एक साइड प्रिंटेड। जो आपको एडिशनल मिले तमिलनाडु बोर्ड की किताब से, फाइन आर्ट्स की किताब से या टेस्ट सीरीज से, आप वो ब्लैंक साइड पे लिख लीजिए। तो ये आपके कंसोलिडेटेड नोट्स बन जाएंगे, आपको और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और फिर रिवीजन भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये एक अप्रोच हो सकती है। बाकी आप चाहें तो अलग से नोट्स बना सकते हैं, मगर ये आपको जो सीरीज है ये एक ओवरव्यू दे देगी, एक डिटेल्ड ओवरव्यू दे देगी। और उसके बाद में ये जो एडिशंस हैं, बुक रीडिंग है, वो करके आप अपने नोट्स को एनरिच कर दीजिए, इन पीपीटीज को एनरिच कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, टेस्ट सीरीज करिए। धीरे धीरे एक बिल्डअप हो जाएगा, जिसके ऊपर फिर आप इजीली यू विल बी एबल टू कंप्लीट। इसके अलावा आप मेंस के जब आंसर्स लिखें, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है, थोड़ा सा एलिमिनेशन लगेगा, थोड़ा सा नॉलेज लगेगा, कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर मुझसे आप पूछें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए। ये एक स्टैटिक पोर्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं हैं। उसको आप लिख करके देखिए, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस को निकाल लीजिए, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, और बस उनको लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए, एक अप्रोच डेवलप करिए। आपको ऑनलाइन सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे, तो उन सोल्यूशंस को भी आप रेफर कर सकते हैं। और आई थिंक ये एक बेसिक अप्रोच रहना चाहिए फॉर दिस सब्जेक्ट। एंड लेट अस स्टार्ट। तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट लेक्चर है, इट इज़ अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री मतलब, हमको एंशिएंट हिस्ट्री मतलब होता है पुराना। बेसिकली अगर कंटेक्स्ट की बात करें तो हम मानते हैं कि हर्षवर्धन का जो टाइम है, आफ्टर दैट फिर जब सल्तनत पीरियड आया, वहाँ से मिडिवल हो गया, हर्षवर्धन तक वी कंसिडर टू बी एंशिएंट हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री के रिसोर्सेज क्या हैं, हाउ आर वी एबल टू कंस्ट्रक्ट इट। हमें तो नहीं मालूम कि उस समय क्या था, कैसे था, कैसा रिलीजन था। हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री एक स्टडी होती है पास्ट की। ये पास्ट में क्या, पास्ट की इवेंट्स, और इवेंट्स को स्टडी करके हम समझना चाहते हैं कि पहले का रिलीजन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी और पॉलिटी कैसी थी। और क्यों जानना चाहते हैं हम ये सब, क्योंकि ये हमको एक कंटेक्स्ट देते हैं आज की परिवेश को समझने के लिए, कि आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो किस कंटेक्स्ट में हिस्टोरिकली डेवलप हुई हैं। तो टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। इवन एंशिएंट हिस्ट्री में जब आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, तो क्यों रहता है, ताकि हम अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझें। जब हम अपनी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को समझेंगे तो हम अप्रिशिएट कर पाएंगे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, कि अगर ये आर्ट है उसका आज रेलेवेंस क्या है। इसलिए आप इसको जब पढ़ते हैं तो एक ब्रॉड ओवरव्यू के साथ पढ़िए, फैक्चुअल एनालिसिस के साथ साथ एक सोशल एनालिसिस भी रखिए, पॉलिटिकल एनालिसिस रखिए कि भाई मोनार्ची है, मोनार्ची से कैसे डेवलपमेंट हुआ। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि चोला पीरियड में लोकल बॉडीज होते थे। ये सब थोड़ा थोड़ा सा लिंक आप प्रेजेंट के साथ बिठाते जाएंगे, मेंस में बहुत काम आएगा। तो ओवरऑल एक ये ओवरव्यू हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं, सोर्सेज की बात करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है, जहाँ से हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने पास्ट को। तो एक हिस्टोरिकल सोर्स, द स्लाइड सेज इट्स डेफिनेशन, ये एक ओरिजिनल सोर्स है जहाँ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, और इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपनी हिस्ट्री को बिट बाय बिट कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले हम सोर्सेज को डिस्कस कर लेंगे, एविडेंसेस को डिस्कस करेंगे, और उनमें से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए मटेरियल रिमेन्स होते हैं कुछ, तो
अब उनमें से एविडेंस कैसे, आई मीन मटेरियल रिमेन आपको कुछ मिला, कोई टेम्पल, कोई इंस्क्रिप्शन या कोई आर्किटेक्चर, उसमें से हम एविडेंस कैसे निकालें कि ये एक्चुअली उस पीरियड का है नहीं है, किस पीरियड का है। सपोज हमको कोई स्टोन मिल गया, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, हम कैसे पता करें कि वो कौन से पीरियड का है। तो देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है। जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, C12 और C14। ओवर टाइम, एज के साथ इनका प्रपोर्शन, रिलेटिव प्रपोर्शन चेंज होता है। तो अगर हम ये प्रपोर्शन पता कर लें तो हम उनकी एज भी पता लगा सकते हैं। ये तरीका होता है रेडियो कार्बन डेटिंग का। जो टूल्स हैं, जो इसकी मशीन्स हैं, वो देखती हैं कि प्रपोर्शन क्या है और उस हिसाब से एज कैलकुलेट करती हैं। काफ़ी एक्यूरेट है और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको रेलिवेंटली वहाँ से मिल जाती है। अगर आप एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि साउथ इंडिया में जो ग्रैंड स्टोन के टेम्पल्स हैं या ब्रिक मोनेस्ट्रीज हैं ईस्टर्न इंडिया में, तो यहाँ से आप अगर देखो तो यहाँ पे हमें कैसे मिला। हम एक्सकेवेशंस करते हैं, एक्सकेवेशन जब किए जाते हैं तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स निकल करके आए, उनको फिर हमने स्टडी किया, उनकी एज को आइडेंटिफाई किया और वहाँ से हमने कंस्ट्रक्ट किया कि ये किस पीरियड को बिलोंग करता है। फिर हम उसको स्टडी करेंगे। सपोज हमने एक्सकेवेशंस किए, वहाँ से माउंट्स निकले, स्टोन्स निकले, जैसे मैंने कहा ब्रिक की मोनेस्ट्रीज निकली, हमें पीरियड पता चल गया। अगर हमें उस ब्रिक मोनेस्ट्री का पीरियड पता है तो हमें ये मालूम है कि उस पीरियड में ब्रिक्स होते थे, ब्रिक की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। उसके आगे पीछे ब्रिक का डेवलपमेंट कैसा था, अगर पहले स्टोन के थे अब ब्रिक्स का है, आगे क्या हुआ, तो हमको एक डेवलपमेंटल स्टेज समझ में आ जाती है। देखिए, इन्फॉर्मेशन इसमें से कैसे निकल के आती है, ऑलमोस्ट आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पॉटरी है, लाइफ स्टाइल के जैसे डिफरेंट पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हैं स्लाइड पे। सपोज पॉटरी, पॉटरी आपको बता देगी कि किस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहा होगा। अगर अच्छा प्रोडक्शन रहा होगा तो अच्छी खासी पॉटरी भी डेवलप की गई होगी। किस तरह की डिज़ाइन डेवलप्ड थी, फिर हाउस का कंस्ट्रक्शन कैसा था, एग्रीकल्चर में क्या प्रोड्यूस होता था। एग्रीकल्चर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, उसमें हमें ग्रेन्स मिले, ग्रेन्स की कार्बन डेटिंग कराई, उससे एज निकाली, उससे समझ में आया कि एग्रीकल्चर आखिर डेवलप हुआ कैसे है। ये सब चीज़ें हमें कैसे हेल्प करेंगी, हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस पीरियड में ये होता था, इस पीरियड में ये होता था। इस तरह से एक स्टोरी को बेसिकली कनेक्टिंग दी डॉट्स, उस तरीके का हमें करना होता है। फिर हम बरियल प्रैक्टिसेस देखते हैं कि अगर हमें कहीं कोई ग्रेव मिल गई तो उसकी डेटिंग देख ली। इस हिसाब से बहुत सारी जब ग्रेव्स मिलेंगी, आप क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये प्रैक्टिस कैसे इवॉल्व हो रही है। जो प्रैक्टिस हम आज देख रहे हैं, ओवर द टाइम ये कैसे इवॉल्व हुई है। एनिमल्स कौन कौन से डोमेस्टिकेट करते थे, कैसे टूल्स और वेपन्स यूज़ करते थे, कैसी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की, जोग्राफी कैसी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो लाइफस्टाइल का एवरी एस्पेक्ट है, ये सब हमें उस टाइम की स्टोरी बताता है। देखिए, बहुत पीछे जाकर के समझना मुश्किल हो सकता है। यदि मैं आपको बोलूँ 1950s में अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उसके बाद फिर हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं 1980s के आसपास की कहानी, तो वो वैसे ही तो बताते हैं हमारे टाइम में ऐसे कपड़े होते थे, ऐसी टेक्नोलॉजी होती थी, इस तरीके का रिलीजन होता था, आज ऐसा हो गया है। तो हम ये और पास्ट में जाकर के उसके एवोल्यूशन को ट्रेस कर रहे हैं ताकि हम एक ब्रॉड स्केल पे समझ सकें कि हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंटल स्टेज कैसी रही है और अप्रिशिएट कर सकें आज जो डेवलप्ड स्टेज को हम देख रहे हैं। कमिंग बैक टू एंशिएंट हिस्ट्री, तो हमें इंफॉर्मेशन इनमें से ये सारी मिल गई। अब दो तरह के एक्सकेवेशंस होते हैं, एक होता है वर्टिकल एक्सकेवेशन। वर्टिकल एक्सकेवेशन मतलब टू एक्सकेवेट और एक्सप्लोर और डिग along the depth of earth or whatever this site is। उसमें क्या होगा, जो ऊपर है वो न्यू होगी, जितना नीचे जाते जाएंगे उतना पुराना आता जाएगा। तो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको मिल जाएगा अगर आप वर्टिकली एक्सकेवेट करें। हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन में क्या होता है, आप एक एरिया को ब्रॉडली पूरा डिग अप करते हैं एट वंस, वो आपको एक बेटर पिक्चर देता है, आपको एक कंप्लीट मॉन्यूमेंट का या जो भी वहाँ पर साइट है उसका आइडिया मिल जाता है। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये नालंदा का पिक्चर है, ये मॉनेस्ट्रीज हैं, आप ब्रिक्स देख सकते हो। जब हमने इसका डेटिंग की, हमें उसका टाइम पीरियड मालूम पड़ गया। उस टाइम पीरियड में हमने देखा आर्किटेक्चर ऐसा था, डिज़ाइन किस तरह का डेवलप था, किस तरीके की वहाँ पे आर्किटेक्चर की शैली थी, किस तरह से बनाए जाते थे, स्टूडेंट्स रहते कहाँ थे, पढ़ते कहाँ थे, पढ़ाई लिखाई का तरीका क्या था। इन चीज़ों को हम वहाँ पे समझेंगे और जब ये समझेंगे तो धीरे धीरे हम पूरे उस टाइम पीरियड की
लाइफ कैसी थी, लोग कैसे थे, रहते कैसे थे, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो इस तरह से एक्सकेवेशंस होते हैं, ये एक एग्जाम्पल था जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉइन्स। कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। देखिए कॉइन्स हमको सरफेस पे मिल सकते हैं, स्टोन वो उसमें सॉइल में कहीं पे, ताकि हम डिग करके उसको निकाल लें, फिर उसको किसी म्यूजियम में लगा लें। कई बार हमको दूसरी कंट्रीज से मिलते हैं। अगर कोई ट्रेड रहा हो दो कंट्रीज के बीच में, तो आपको इंडिया के कॉइन्स दूसरी जगह मिल जाएंगे। जैसे गुप्ता पीरियड में ऐसा होता था, हमको रोमन कॉइन्स इंडिया में मिले हैं, इंडियन कॉइन्स हमको दूसरी कंट्रीज में मिले हैं। तो हमको समझ में आता है कि किन दोनों के बीच में एक्सचेंज था, हमको इकोनॉमी का आइडिया लगता है। अब इंफॉर्मेशन इसमें से कौन कौन सी निकल करके आती हैं? कॉइन्स के ऊपर फिगर्स कैसे हैं। अगर कॉइन्स के ऊपर, पहले तो बहुत सिंपल कॉइन्स होते थे, जब स्टार्टिंग हुई तो पंच मार्क कॉइन्स थे। एक क्रूड सा मेटल का कुछ सेमी स्फेरिकल टाइप का कुछ बना लिया, उसमें कोई मार्क को ऐसे पंच कर दिया, वो कॉइन हो गया। वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताता है कि शायद मेटल के वर्क से उतना वो पारंगत नहीं थे, इतना अच्छे से वो नहीं काम कर पाते थे। धीरे धीरे हालांकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो हम नए तरह के कॉइन्स आने लगे। उसमें किंग्स का फोटो होता था, ईश्वर का फोटो होता था। ईश्वर मतलब गिल्ड्स हैं, मर्चेंट्स हैं। उसके बाद फिर गॉड और डेट्स। डेट्स थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, तो जब डेट आ गई तो हमको फिर और भी अच्छे से समझ में आ गया कि इस पीरियड में ऐसे कॉइन्स होते थे, ऐसा ट्रेड होता था। एक ये इंफॉर्मेशन हुई। इसके अलावा कॉइन्स के ऊपर यदि कोई गॉड बना हुआ है, कोई फिगर बना हुआ है, तो हम ये समझ पाते थे कि उस टाइम का रिलीजियस वैल्यूज कैसी थी, कल्चरल वैल्यूज कैसी थी। और फिर वो क्रोनोलॉजिकली हमें समझ में आता है। जैसे पहले बुद्ध के कॉइन्स मिलते हैं हमको पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, बुद्ध के कॉइन्स मिले। ग्रेजुअली फिर हमको कॉइन्स पे शिवा मिलने लगे। गुप्ता पीरियड में लक्ष्मी एंड विष्णु बिकेम वेरी कॉमन। तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ रिलीजन ऑल्सो। फिर लोकल और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आप समझ सकते हैं। देखिए अगर आपको इंडिया के कॉइन्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में दूसरी कंट्री में मिल रहे हैं, पुराने डेटेड, इसका मतलब उस टाइम पे अच्छा खासा ट्रेड कनेक्ट रहा होगा। सिमिलरली अगर दूसरे कंट्री के हमें मिल रहे हैं तो हम भी समझ सकते हैं अच्छा खासा ट्रेड कॉन्टैक्ट रहा होगा। कॉमर्स एंड वेल्थ समझ में आती है। ट्रेड अच्छा था, इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी थी। इसके अलावा अगर आप मेटल्स को देखें, किस तरह के मेटल का कॉइन है, उसका वेट कितना है, उसका डिजाइन कैसा है, ये भी बताता है प्रॉस्पेरिटी के बारे में। गोल्ड का कॉइन है, डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी रही होगी। वहीं धीरे धीरे वो रिप्लेस हो गया कॉपर के कॉइन से या सिल्वर के कॉइन से, यानी जरूर वहां पे इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक डाउनटर्न रहा होगा। जैसे कि आप अगर स्टडी करेंगे तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में पहले तो जो गोल्ड कॉइन्स उनका वेट कम हुआ, फिर धीरे धीरे वो रिप्लेस ही कर दिए गए। यहाँ से समझ में आया कि ट्रेड डिक्लाइन हो गया, गोल्ड का आना कम हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो कॉइन्स हैं वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू उसके ऊपर जो रिलीजियस फिगर्स हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वो कौन से देश में कितनी तादाद में पाए गए हैं, उनका वेट क्या है, उनका मेटल का क्वालिटी क्या है, इस तरीके की चीज़ें आपको हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा, पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। तो उस समय आप देखेंगे कॉइन्स की क्वालिटी, वेट, इवन कॉइन्स तो क्या नंबर, ये सब कम हो गए, बहुत कम कॉइन्स मिलने लगे। उस पीरियड के कॉइन्स हमको बाहर ज़्यादा मिलते ही नहीं है। गोल्ड का वेट कम होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हमको, देखिए है कॉइन एक मटेरियल है, तो उससे हम ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इस तरह से हिस्ट्री डिफरेंट रिसोर्सेज से रिकंस्ट्रक्ट की जाती है। इसके बाद इंस्क्रिप्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी हार्ड सरफेस पे कुछ लिखा हुआ हो। वो हार्ड सरफेस स्टोन पिलर्स हो सकते हैं, कॉपर की प्लेट हो सकती है, ब्रिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इनकी जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की, उसे एपिग्राफी कहते हैं। और जो ओल्ड राइटिंग्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हो या कोई अदर रिकॉर्ड्स हो, उनको हम पैलियोग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया, जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलते हैं। उसके बाद फिर धीरे से संस्कृत, और उसके बाद तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिलने लगे। इंस्क्रिप्शंस की यदि हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो बहुत पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं हड़प्पन पीरियड के, वो तो अभी भी डेसिफर होना बाकी हैं। वी डोंट नो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। सदर्न इंडिया में इंस्क्रिप्शंस हमको टेम्पल की वॉल्स पे मिले हैं। उसमें से इंफॉर्मेशन यूजुअली निकल के आती है कि रॉयल ऑर्डर्स होते थे, कुछ कम्युनिकेट किंग करना चाहता था अपने लोगों से,
रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, जैसे अशोका धम्मा का जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू बताते थे, वो अपने जो ऑर्डर्स हैं लोगों तक पहुंचाते थे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ऑफिशियल्स को भी इवन पहुंचाते थे। इट वॉज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड समटाइम्स अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग। अशोकन इंस्क्रिप्शंस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन है जिसको प्रॉपरली डेसिफर किया गया है और एज अ प्रॉपर सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज किया गया है। इसमें अगर स्क्रिप्ट्स की बात की जाए तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड एरामिक, ये 3 में वो मिलते हैं। समुद्रगुप्त और पुलकेशिन सेकंड के अगर इंस्क्रिप्शन को आप देखेंगे तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी लैंड ग्रांट्स की, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किंग्स ने क्या क्या डिफरेंट अचीवमेंट्स किए, उन्होंने क्या कंकर किया। तो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रखा है उन्होंने और अभी हमें काम आती है उस पीरियड की हिस्ट्री को समझने में। और सबसे डायरेक्ट रिसोर्स तो है हमारा लिटरेरी रिसोर्स। लिटरेरी रिसोर्सेस में जो अर्ली रिसोर्सेस हैं हमारे 4 वेदास, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत, स्मृति हैं, धर्म सूत्र हैं, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, संगम टेक्स्ट हैं, प्ले है, पोइट्री है। ये जो सब है, देखिए ये कोई ऐसे ही नहीं लिखता है कि कोई somebody just woke up and started writing। ये सारी जो चीजें लिखी गई हैं ये लिखी गई हैं इन दी कंटेक्स्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। वो समय कैसा था, वो परिवेश कैसा था, उसके हिसाब से ये सारी लिटरेरी रिसोर्सेज को तैयार किया गया है। यहाँ से हमें किस तरह के इंफॉर्मेशन मिलते हैं, हमें सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कंडीशंस का पता लग जाता है, वो डायरेक्टली बता देते हैं। कुछ तो दे आर वेरी डायरेक्ट कि भाई ऐसे ऐसे टैक्स लगते थे, इतने सोशल डिविजन्स थे, किंग इस तरह से रूल करता था, लोकल बॉडीज थी या नहीं थी। तो ये तो बहुत डायरेक्ट चीज़ें हो गई जो बता देते थे। इनडायरेक्टली भी पोइट्री के थ्रू हम बहुत सारे रिसोर्सेज को, बहुत सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को वहाँ से डेसिफर करते हैं कि अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा गया होगा, कोई प्रैक्टिस डेवलप हुई है। तो एक तो लिटरेरी रिसोर्सेज और दूसरे रिसोर्सेज, इनको मिला करके फिर हम सोचते थे कि हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई है। हालांकि सबसे डायरेक्ट सोर्स जो है वो लिटरेरी सोर्स है। जो सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो तो बर्च बार्क, वो पेड़ की एक स्किन जो होती है, और पाम लीव्स, इन पे मिलते थे। ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं करते क्योंकि दे आर डेलिकेट एंड दे आर प्रोन टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन एज वेल। कौटिल्याज अर्थशास्त्र जो किताब है वो बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज है किंग का और किंगशिप का, गवर्नेंस का। वो बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं इकोनॉमी को, पॉलिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी को। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंडिया में ये सारे सिस्टम्स किस तरह से डेवलप हुए हैं, और कई बार हमें प्रेजेंट के लिए लेसन्स भी मिल जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कौटिल्याज अर्थशास्त्र बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। सिमिलरली जो पुराण लिखे गए वो डायनेस्टिक हिस्ट्री का एक अच्छा रिकॉर्ड है अप टू गुप्ता पीरियड तक। ये बता देते हैं क्या बैटल्स हुए, किस तरीके से सक्सेशन चल रहा था, कैसे कंट्री में पॉलिटिकल पूरा टर्मोइल था। ये सारी स्टोरी आप पुराण से भी डेसिफर की गई हैं, यहाँ से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया है। एडिशनली अगर हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं तो जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो स्क्रिप्ट कौन सी थी, लैंग्वेज कितनी वेल डेवलप थी, लिंग्विस्टिक्स में किस तरह के ट्रेंड्स थे, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम वहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड देन फॉरेनर्स अकाउंट्स, अगेन लिटरेरी रिसोर्सेज ही हैं। देखिए बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे, ग्रीक, रोमन, चाइनीज, मेनली ये हैं एंशिएंट हिस्ट्री की यदि बात की जाए। या तो ये ऑफिशियल हिस्टोरियंस की तरह आते थे, दे यूज्ड टू कम, आराम से बैठ करके लिखना, रिकॉर्ड लेना। कई बार वो डिप्लोमैट्स होते थे जो अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते थे, और पिलग्रिम्स होते थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स तो बहुत ज़्यादा आए, फिर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। इवन नेविगेटर्स और एक्सप्लोरर्स भी होते थे जो घूमने के लिए आए थे, अच्छे से एक्सप्लोर किया और रिकॉर्ड बना दिया। इन्फॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो इंडिया में एलेक्जेंडर का इन्वेजन हमें ग्रीक सोर्सेज से पता चलता है। उन्होंने बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकली उसको मेंटेन किया हुआ है, तो वहाँ से हमें एंशिएंट हिस्ट्री में एलेक्जेंडर के इन्वेजन वाले पीरियड की इन्फॉर्मेशन मिल गई। मेगास्थनीज की बुक इंडिका जो कि वो मॉडर्न पीरियड में आया था, उसको उसने पूरा सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, हर चीज़ को रिकॉर्ड किया हुआ है। इंडिया का ट्रेड रोमन एम्पायर के साथ, प्लाइनी एक रोमन हिस्टोरियन है, उन्होंने एक किताब लिखी थी नेचुरलिस हिस्टोरिया। इसमें वो बात करते हैं ट्रेड इम्बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड रोम एम्पायर, कि कैसे रोम का गोल्ड इज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज ऑफ द imbalance in trade, and how it is leading to degradation.
उस तरीके डिग्रेडेशन ऑफ रोमन इकोनॉमी, तो इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। वहां से हमको मिल गया इकोनॉमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नाउ दीज ये जो आते थे फॉरेन ये रिकॉर्डर्स, इनको कई बार किंग्स वेलकम करते थे अपने यहाँ पर। सम ऑफ देम इवन लिव्ड इन पैलेस, जैसे मेगास्थेनेस वो पैलेस में रह करके भी उसने काफ़ी सारा काम अपना किया है, और वो सब कुछ लिखते थे, बहुत एग्जॉस्टिव लिखा करते थे, जो भी ऑब्जर्व किया लिख दिया। और एक आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू है तो काफ़ी डिटेल्स हमें मिल जाती थी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। नाउ वी विल कम टू दी आर, अब हमने कंस्ट्रक्ट कर ली हिस्ट्री, ये सारे हमारे सोर्सेस हो गए। नाउ वी बी स्टार्टिंग विद प्री हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ से अभी तक हमने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं एक आइडिया लिया। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद प्रोबेबली आवर फर्स्ट बिट ऑफ दिस एंटायर सिलेबस, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री में आप ये मान के चलिए, इट इज़ द पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ द जर्नी ऑफ मैन फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग, फ्रॉम लिविंग अ नोमैडिक लाइफ टू सेटल लाइफ। ये जो जर्नी है, जब वो हंटर था और जस्ट उसने जहाँ पे सेटल लाइफ जीना शुरू किया, वो जो पीरियड है, और इवन यहाँ पे फिजिकली भी इवॉल्व हो रहा था ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग अभी होमोसेपियन नहीं बना है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में वो इवॉल्व हो रहे हैं, देवर निएंडरथल वाला स्टेज, होमो इरेक्टिकस वाला स्टेज, वो सारी स्टेजेस इस पीरियड में हैं। तो कैसे वो फिजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, सोशल इवोल्यूशन भी हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में डिस्कस करेंगे। इसको माना जाता है कि ये 200,000 BC से लगभग 3500 टू 2500 BC का रहा है, जब पहली बार हमको एक सेटल सिविलाइजेशन की शुरुआत देखने को मिली। इसको 5 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज। तो वी विल स्टार्ट विद प्री हिस्टोरिक पीरियड में स्टोन एज, दैट इज लिथिक पीरियड। स्टोन एज मतलब जहाँ पे स्टोन इज द मेजर टूल। स्टोन जो है, स्टोन के बने हुए टूल्स ही उनका सहारा है, वो उसी के हेल्प से सरवाइव करते हैं। तो ह्यूमन स्पीशीज़ भी इवॉल्व होगी जैसे देखिए, जैसे जैसे ह्यूमन की स्पीशीज़ इवॉल्व हो रही है, टूल्स इवॉल्व हो रहे हैं, वैसे उनकी लाइफस्टाइल भी इवॉल्व होगी। इसको ब्रॉडली 3 स्टेजेस में, 3 पीरियड ऑफ टाइम में बांटा गया है। एक तो हो गया पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड एंड चैल्कोलिथिक। ये स्टोन एज हम डिस्कस कर रहे हैं। लिथिक, लिथ मीन्स स्टोन, सो लिथोस मीन्स स्टोन इन ग्रीक। तो ये सारे हैं जहाँ पे स्टोन रिमेन्स द मेजर टूल। So we'll discuss one by one Paleolithic, Mesolithic and Chalcolithic. And so let us start with the Paleolithic period. Paleolithic को भी, Paleo means old, so that is old stone age. इसको भी 3 स्टेजेस में बांटा गया है: लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। हम स्टार्ट करेंगे लोअर पेलियोलिथिक से। इसका टाइम पीरियड लगभग 700,000 BC से 100,000 BC तक रहा है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग वाज होमो इरेक्टिकस, वो जस्ट उसने जब खड़े होकर के चलना शुरू किया था, ये वो वाला स्टेज है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन क्या क्या हुआ? फायर कंट्रोल करना सीख लिया, आग जलाना सीखा, उसको मीट को कैसे रोस्ट करना है, एनिमल्स को दूर कैसे रखना है ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। अभी वो हंटर गैदरर ही है, फूड गैदर करता है, हंट करता है, ट्रीज पर रहता है या केव्स क्योंकि नेचुरल है तो वहाँ पर वो रहता है। कोई खास ग्रोथ सिविलाइजेशनल नहीं है। टूल्स देखेंगे तो बहुत ही क्रूड और रफ टूल्स हैं। पत्थर लिए, उनको थोड़ा सा कहीं चॉपिंग कर दी, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा हल्का सा कहीं शार्प बना दिया, बस वही उसके टूल्स थे। तो चॉपर चॉपिंग टूल्स ही थे बेसिकली। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो हैंड हेल्ड एक्स थी और क्लीवर्स थे। तो हाथ की छोटी सी कोई क्रूड सी कुल्हाड़ी थी, उसी से वो काटना, एनिमल्स को दूर करना, इस तरह की चीज़ें थी। इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, देखिए साइट्स इम्पॉर्टेंट हैं। बेसिक जो फीचर है वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको फीचर्स दे दिए जाएंगे, आपको साइट्स के नाम दे दिए जाएंगे और फिर उन साइट्स के नाम में से आपको क्वेश्चंस होंगे, कॉम्बिनेशन पूछे जाएंगे। तो साइट्स के नाम याद रखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिए कि फायर कंट्रोल कर रहा था, हंटर गैदर था, ट्रीज और केव्स में रह रहा था, बहुत ही क्रूड उसके टूल्स थे। तो इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो हैं भीमबेटका हो गई, अतिरमपक्कम हो गई, बोरी, दिदवाना एंड नागार्जुन कोंडा। भीमबेटका एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है। वहाँ पे हमको लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक तीनों एज मतलब पीरियड्स के हमको वहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं। अतिरमपक्कम में हमको एक स्टोन का एक्स मिला है। तो दिस वाज आवर लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। आप ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्लाइड पे दिख रही है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए ये सुनने के बाद, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी
एक बार पढ़ने में फैक्चुअल लग सकता है, बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें दिमाग में सेट होने लगेंगी, एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको समझ आने लगेगा। अब हम आ गए मिडिल पेलियोलिथिक एज पर। ये एज है निएंडरथल की, यानी अब ह्यूमन बीइंग थोड़ा और इवॉल्व हो गया है। यहाँ पर लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, दैट इज कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। हालांकि अभी भी वो है तो हंटर गैदरर ही, मगर उसकी हंटिंग स्किल्स अब इम्प्रूव होंगी। कैसे? वो रिफाइंड टूल्स बनाएगा, स्टोन्स बेटर सिलेक्ट करेगा क्योंकि उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया है, तब वो हार्ड स्टोन के टूल्स को सिलेक्ट करेगा। जो मटेरियल है फ्लिंट जैसे मटेरियल्स को यूज़ करेगा। टूल्स थोड़े से लाइट हो जाएंगे, साइज हल्का कम हो जाएगा। रिफाइन मीन्स दे विल नाउ चॉप इट मोर, दे मेक इट मोर पॉइंटेड और समथिंग लाइक दैट। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो थोड़ा सा डाइवर्सिटी आई है। फ्लेक्स, टूल्स बेस्ड ऑन फ्लेक्स, लाइक फ्लेक्स में वो जो स्टोन का उनको एक फ्लेक मिल गया, उसी को थोड़ा सा शेप कर दिया। प्लेट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, स्क्रैपर्स हैं और बोरर्स हैं। अगर साइट्स की बात की जाए तो नेवासा, भीमबेटका, डिडवाना और बेलन वैली यूपी में है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो अगेन क्विक रिवीजन, लैंग्वेज इन्वेंटेड, अभी भी हंटर गैदरर है, टूल्स थोड़ा इंप्रूव हुए हैं, हार्ड स्टोन का यूज़ है, एक डाइवर्सिटी आई है, पॉइंटर्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, इस तरीके के टूल्स हैं। और जो साइट्स दी हुई हैं उनको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक रफ आइडिया ले लीजिएगा कि वो हैं कहाँ। इसके बाद आती है अपर पेलियोलिथिक एज। अपर पेलियोलिथिक एज में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे होमोसेपियन, जो एक शायद इवोल्यूशन की भी लास्ट स्टेज है ह्यूमन बीइंग की, वो आ गई है। बाकी जो स्पीशीज थी वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। टूल्स जो है वो और रिफाइन हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं। अब हमको यहाँ पे ऐसे टूल्स मिलते हैं जहाँ ब्लेड्स हैं, उनमें दोनों एजेस शार्प हैं, मतलब 2 कटिंग एजेस, इस तरीके के टूल्स मिल रहे हैं। टूल्स के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो ब्लेड्स हैं, ब्यूरेंस हैं, हार्पून्स हैं और इवन बोन्स। एनिमल जिनको वो हंट करते थे, अगर उसकी बोन बहुत हार्ड है तो उसकी बोन का भी वो यूज़ करते थे। बोन को अच्छे से शार्प कर लिया, पॉइंटर कुछ बना लिया और वो भी उनके लिए एक टूल की तरह काम करता था। तो इस तरीके की वो यूज़ करते थे। यहाँ पे स्क्रैपर्स, ब्लेड, ब्यूरेंस, ये उन्होंने एक हैंडल पे अटैच करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने कहा कि कुछ शार्प सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, उसको एक डंडे पे जोड़ दिया, वो हैंड हेल्ड है, दैट कैन बी यूज फॉर हंटिंग, दैट कैन बी यूज टू पियर्स इनटू द एनिमल। इस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पे अपर पेलियोलिथिक पीरियड में। देखिए पीरियड उसमें दिया हुआ है 40,000 BC से 10,000 BC तक। यूपीएससी के लिहाज से ऐसे डेट्स वो बहुत कम पूछते हैं। आई डोंट नो अगर अदर एग्जाम्स में पूछते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। आई वुड लाइक टू ऐड हियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और एक बार ये समझ में आ गया तो आप देख सकेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी। तो प्लीज़ गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 years, both for prelims and for mains. Understand the questions, you will understand which information you don't need. इट हेल्प मी, मतलब मुझे बहुत हेल्प किया था ऐसा एनालिसिस ने, आपको भी करेगा। तो ये जो एज दिया हुआ है 40,000 से 10,000 BC उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट पीसीएस के लिए हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और खुद जान जाइए कि क्या पढ़ना है। तो टूल्स के एग्जाम्पल हो गए। कमिंग बैक, साइट्स। साइट है रेनीगुंता, बारडिया, बेलन वैली इन यूपी, पटना। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। होमोसेपियन, मोर रिफाइंड टूल्स, 2 कटिंग एजेस, sharp pointed objects fitted on a handle, harpoons, blade, burins, etc. started coming up. इसके बाद आएगा हमारा मीजोलिथिक एज। मीजो मीन्स मिडिल, बेसिकली पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। तो मीजोलिथिक में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइम बो एंड एरो का यूज हुआ। बो एंड एरो कैसे, अभी हमने पहले देखा था ना कि पॉइंटेड कुछ मिल गया, वो उसने एक हैंडल पे लगाना शुरू कर दिया। अब वो उस हैंडल को एक बो की हेल्प से फेंकना शुरू कर रहा है। वो हैंडल और पतला हो गया, पॉइंटर और पॉइंटेड होता गया, तो वो एरो बन गया। तो ये बो एंड एरो शुरू हो गए। इससे एनिमल हंटिंग करना उसके लिए इजी हो गया क्योंकि वो दूरी से अब एनिमल्स को हंट कर सकता था। इस पीरियड में पहली बार हमको बरियल्स देखने को मिलते हैं और स्टोन के ऑर्नामेंट्स भी अपीयर होना शुरू होंगे। डोमेस्टिकेशन यहाँ से एनिमल्स का शुरू होता है। शीप्स एंड गोट्स ये हमको मिल जाते हैं, जो रिमेन्स हैं इनके वो हमें पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा बरियल्स दिख रहे हैं, तो बरियल्स में कई बार हमको दिखेगा कि कुछ एनिमल बरियल भी है ह्यूमन बरियल के साथ साथ, यानी एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। तो टूल्स की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है माइक्रोलिथ टूल्स। माइक्रोलिथ का मतलब होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, लिथ मीन्स स्टोन, मतलब माइक्रो साइज स्टोन टूल्स। दे वर वेरी वेरी रिफाइंड,
वेरी पॉइंटेड एंड स्मॉल इन साइज। आप इनका अगर फिगर देख सको कहीं आपको मिल जाए, इसमें मैं शायद डायग्राम नहीं है, फिगर नहीं है, आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा तो आपको छोटे छोटे टूल्स, वेल शेप्ड पॉलिश टूल्स आपको वो दिख जाएंगे। तो बो एंड, तो इसमें क्या हुआ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बो एंड एरो आया, हंटिंग आसान हुई, बरियल रिपोर्ट हुए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का शुरुआत है, शीप और गोट ज्यादा पाए गए और स्टोन के ऑर्नामेंट पहनना शुरू हो गए। टूल्स माइक्रोलिथ्स हैं, माइक्रो साइज्ड स्टोन टूल्स रहेंगे। और टूल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, बो एंड एरो जैसा मैंने बताया, और वो अलग अलग शेप्स में, छोटे छोटे से उनको अलग अलग शेप में, मून शेप, क्रिसेंट, रेक्टेंगल, एरो हेड, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, ऑल दीज काइंड ऑफ शेप्स वर फाउंड। क्विकली हम साइट्स कर लेते हैं, भीमबेटका, महादहा, सराय नाहर राय, आदमगढ़। और अर्लीस्ट जो केव पेंटिंग है वो इस पीरियड में ही मिलती हैं। मेसोलिथिक पीरियड की केव पेंटिंग्स हमको भीमबेटका केव्स में मिलती हैं, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भीमबेटका केव्स भोपाल के ही पास में हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इन जनरल, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इन जनरल, एंड ऑब्वियसली फॉर इंडियन हिस्ट्री। तो दिस वॉज आर मीजोलिथिक पीरियड। अब आ जाइए आप नियोलिथिक पीरियड पे। नियोलिथिक पीरियड में कहीं ना कहीं सेटलमेंट की शुरुआत दिखने लगेगी। अब वो, अभी तक वो कहाँ रह रहा था, केव्स में, ट्रीज में, या खुले में कुछ हल्का सा टेंट वेंट टाइप का कुछ बहुत ही रॉ स्ट्रक्चर बना करके। अब वो रह रहा है हट्स में। हट्स भी कैसी है, मड है, थैच्ड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है। वो कैटल रियर करना शुरू कर दिए। डोमेस्टिकेशन तो देखिए शुरू हो ही चुका था, अब प्रॉपर वो कैटल को रियर कर रहे हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर पाया गया कि कहीं ना कहीं, अभी देखिए उन्होंने फ्रूट्स खाया, कुछ खाया, वाइल्ड वैरायटी थी, हंटर गैदरर था, उसको फेंक दिया। वहां से कुछ प्लांट उगाया, उसने ऑब्जर्व किया, तो उसने सोचा कि अरे ऐसा करने से मैं खुद प्लांट उगा सकता हूँ। तो उसने फिर धीरे धीरे ऐसे सीड्स को इकट्ठा करके ग्रो करना शुरू किया। जब वहां से चीजें निकल के उसको मिलने लगी तो फिर वो सेटल हो गया, क्योंकि अभी तक घूमना क्यों पड़ रहा था। घूमेंगे, खोजेंगे कि खाना कहाँ है, फिर खाना खाएंगे। अब क्या है, उसको खाना उगाना आ गया ना। उसने सीड इकट्ठे कर लिए, एक जगह गया, उस सीड को डाला, ग्रो किए, खा लिए, और फिर खा करके वो वहीं पे रह सकता था, तो उसने वहां पे एक हट बना ली। तो बस ये एक जनरल आप समझिए कि क्या हुआ होगा, इस तरीके का डेवलपमेंट रहा। तो वो हट्स में रहते थे, कैटल रियर करते थे। एग्रीकल्चर में वीट, बार्ले, कॉटन और राइस का डेवलपमेंट हमें मिलता है। और अब जब वो ये सब प्रोड्यूस करेगा तो उनको रखेगा कहाँ, तो पॉटरी की शुरुआत भी होती है। अर्धनवेयर हमको वहां से मिलते हैं, कुछ मटके या घड़े पाए जाते हैं, वो भी बहुत ही हैंडमेड और व्हील मेड दोनों हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। टूल्स की यदि बात करें तो टूल्स और सोफिस्टिकेटेड हुए, शार्प हुए, सिमेट्रिकल हुए, पॉलिश्ड होने लगे। अब ये जो टूल्स हैं ये सिर्फ हंटिंग के लिए यूज नहीं हो रहे थे, ये एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होने लगे। एग्रीकल्चर के लिए कैसे, कि बढ़िया शार्प सा टूल है, उससे सॉइल को थोड़ा सा डिग अप कर दिया, वहाँ पे सीड डाल दिए, तो एग्रीकल्चर में यूज हो गया। वहाँ पे कुछ वाइल्ड वैरायटी उगी हुई थी, उसको टूल्स की हेल्प से काट दिया। अब उसको आपने एक बार टूल से क्लियर कर दिया तो लैंड प्रिपेयर हो गया, वहाँ पे सीड डाल दिया। तो अब हंटिंग के लिए तो हो ही रहा था, अब एग्रीकल्चर के लिए भी टूल्स यूज हो रहे थे। टूल्स के एग्जाम्पल डैगर्स, डिगिंग स्टिक जैसे वो सॉइल को डिग करने के लिए यूज कर लिया, ग्राइंडिंग स्टोन, सिकल सॉ फॉर क्लियरिंग द फील्ड, एंड स्लिंग स्टोन्स। और क्या करते थे, बार बार इसको कंटिन्यूस रब करते थे दो स्टोन्स को, ताकि स्मूथनिंग हो जाए, तो एक स्मूथ सरफेस निकल करके मिल जाए। मैं साइट्स की यदि बात करूं तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, गुरजांव है इंडिया में, ये इंडियन साइट्स ही हैं, चिरांद, ब्रह्मगिरी, दियोजली, हदिंग, कोल्डीवा एंड मस्की। तो नियोलिथिक में अब सेटलमेंट शुरू हो गया, हट्स में रहने लगे, एग्रीकल्चर आया, टूल्स और शार्प और पॉलिश्ड हुए, वो हंटिंग और एग्रीकल्चर दोनों के लिए यूज होने लगे, काफ़ी पॉलिश्ड हैं, कंटिन्यूस रबिंग से बने हैं। और जो साइट्स हैं वो ऑलरेडी आप अपनी स्लाइड पे देख रहे हैं, कि बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप इसको एक मैपिंग कर लें या एक लोकेशन अपने दिमाग में बिठा लें तो और आसान रहेगा। और अब हम आ जाते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड पे। चैल्कोलिथिक पीरियड की बात की जाए तो लगभग अब ये सेटल्ड और कम्युनिटी लाइफ यहाँ पे शुरू हो चुकी है। एग्रीकल्चर और डेवलप हुआ, जब वो एक जगह रहने लगा, अच्छे से प्रोडक्शन होने लगा, नए नए क्रॉप्स आए, बार्ले, वीट, लेंटिल, बाजरा, ज्वार, रागी, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम एंड कॉटन।
तो इस तरीके से बहुत सारे क्रॉप्स डेवलप हुए, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी आई। राइस एंड फिश भी यूज हुआ एज फूड। राइस तो वो ग्रो कर रहे थे, और फिश इसलिए कि एक जगह रहने लगे, पानी कहीं भरा, वहाँ पे फिशेस आ गई, उसको उन्होंने हंट कर लिया। देखिए टेक्निकली ये सेपरेट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अलग से पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इसका लेक्चर है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही है। लेकिन इसको जो इवोल्यूशन यदि आप देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो चैल्कोलिथिक पीरियड से ही निकला है, क्योंकि कॉपर वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैल्को मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन। बेसिकली यहाँ पे हम कॉपर और स्टोन दोनों को एक साथ यूज करेंगे। तो ये क्राफ्ट एंड पॉट पे आ जाइए। क्राफ्ट डेवलप होगा, कॉपर का यूज है तो कॉपर स्मिथ्स आएंगे, वीवर्स आएंगे, कॉपर के टूल्स बनने शुरू होंगे। एग्रीकल्चर डेवलप्ड है तो पॉटरी डेवलप होगी, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन है, ज्यादा रखने के लिए हमको एक पॉटरी चाहिए। तो ब्लैक एंड रेड वेयर इस पीरियड में डेवलप हुआ है, और पेंटेड पॉटरी आई है। इसमें ब्लैक कलर की पॉटरी मिलती है, बहुत सारे शेप्स मिलते हैं जिससे वो डेकोरेटेड है। इस तरीके का क्राफ्ट एंड पॉट, मतलब कहीं ना कहीं अब यहाँ से हम हिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू हिस्ट्री। मैन हैज सेटल्ड, सिविलाइजेशन हैज बिगन, एंड नाउ वी आर हैविंग मोर प्रूफ्स। वी हैव एग्रीकल्चर, वी हैव क्रॉप्स जिनकी हम कार्बन डेटिंग करके निकाल सकते हैं। पहले तो उसने खाया फेंका, वी वर नॉट वेरी श्योर कि वो क्या कैसे जी रहा था। नाउ वी हैव एन आइडिया। तो अगर टूल्स आइडल्स वगैरह की बात करें, टूल्स कैसे थे? नाइफ्स आ गई, कॉपर है ना, तो कॉपर स्मिथ्स ने उसको शार्प कर दिया, नाइफ्स आ गई, एक्सेस आ गए, कॉपर के एक्स यूज होते थे। फिशिंग हुक आ गए, पिंस आ गई, रॉड आ गए। तो कॉपर और कॉपर के एलॉय दोनों को यूज किया जाता था, क्योंकि कॉपर का क्या होता है कि कई बार वो बहुत हार्ड नहीं हमको होता जितना हार्ड हमें चाहिए। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ उसको अच्छा लगा तो ब्रॉन्ज वगैरह भी, फिर लेटर आप देखेंगे तो ब्रॉन्ज भी डेवलप होगा। इसके बाद हड़प्पन में हम देखेंगे ब्रॉन्ज आएगा, जो कि एक अलॉय के फॉर्मेट में डेवलप हुआ है। तो ये हमारे टूल्स थे। सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज डेवलप हुआ, टेराकोटा का यूज डेवलप हुआ। टेराकोटा मतलब बेक्ड क्ले, एक टेक्निक होती है। बरियल जो है वो और सोफिस्टिकेटेड हो गया। डेड को क्या किया, अर्न्स मतलब झोलों में या किसी सैक में बरी करना शुरू किया, जिसमें वो टूल्स और ऑब्जेक्ट्स भी रखते थे। तो जब हमने एक्सकेवेशन की, हमको कोई अर्न मिला, उसके अंदर हमें डेड रिमेन्स मिले और साथ में हमें टूल्स मिले। हमने कार्बन डेटिंग की, पीरियड आइडेंटिफाई किया, उस पीरियड की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट समझ ली। दिस इज हाउ दीज थिंग्स बिकम रेलेवेंट। साइट्स की बात करें तो देखिए चैल्कोलिथिक पीरियड लगभग स्प्रेड है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। फिर भी इंपॉर्टेंट साइट्स जो आपको याद रखनी चाहिए, नवदातोली, जॉर्वे, दैमाबाद, आहर बनस, मालवा, इनाम गांव, महगाम, कौसाम्बी, आलमगीरपुर, रोपार, ये साइट मेंशन्ड है। बार बार रिवाइज करेंगे, जरूर याद हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं कि इस पीरियड में या सिविलाइजेशनल स्टेज में लिमिटेशन क्या थी, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का प्रॉपर यूज अभी भी नहीं वो कर पा रहे थे, फुल यूटिलाइजेशन नहीं था। बुलक कार्ट्स नहीं थे, मतलब वो बुल्स तो हैं मगर वो बुलक कार्ट की तरह उसको यूज नहीं कर पा रहे, उसको वो लेबर में यूज नहीं ले पा रहे। अभी भी स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई है, लैंग्वेज डेवलप है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मगर स्क्रिप्ट नहीं है। अब स्क्रिप्ट नहीं है इसीलिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है उस पीरियड में। जब तक वो लिखेगा नहीं, इंस्क्राइब नहीं करेगा, तो फिर हमारे पास हमें मिलेगा कैसे? तो स्क्रिप्ट डेवलप नहीं था। आयरन नहीं था। आयरन कॉपर से ज्यादा हार्ड होता है आयरन। तो अगर कहीं थिक फॉरेस्ट है, थिक वुड है, तो उसको काटने में हेल्प हो जाती है। जंगल क्लियरिंग आसान है, एग्रीकल्चर बेटर किया जा सकता है। तो अभी आयरन डेवलप नहीं हुआ था, स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी। हॉर्स एज एन एनिमल भी अभी इस स्टेज में हमें देखने को नहीं मिलता। हॉर्स का क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया था, स्पीड थी उसके पास, तो ट्रांसपोर्टेशन लगभग अभी भी लिमिटेड ही था इस पीरियड में। ट्रांसपोर्टेशनल ग्रोथ उतनी नहीं है। हम हड़प्पन में आगे देखेंगे कि थोड़ा सा बोट वगैरह का कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में शुरू होगा। नेक्स्ट जो इसका सीरीज में वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे, पर अभी वो चीज़ नहीं है। साथ में इस पीरियड में हम देखेंगे कि स्टोन की जगह कई जगहों पर मेटल को यूज किया गया है तो ड्यूरेबिलिटी के लिए, पर बर्न्ट ब्रिक का यूज अभी भी देखने को नहीं मिलता। Burnt brick as a characteristic features, it will evolve in Harappan civilization. चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हाई है क्योंकि हमको बहुत सारे चिल्ड्रन के डेड रिमेन्स मिलते हैं इन अर्न बरियल्स में, विच शोज कि उस टाइम पे चाइल्ड मोर्टेलिटी हाई रही होगी। तो दिस वाज अबाउट चैल्कोलिथिक पीरियड। क्विकली अगर मैं कहूँ, सेटल लाइफ हो गई है, क्रॉप और डेवलप हो गए हैं, डाइवर्स फूड स्ट्रक्चर आ गया है,
टेक्निकली हड़प्पन सिविलाइजेशन सेपरेट है, मगर वो निकला है चैल्कोलिथिक कल्चर से ही। क्राफ्ट एंड पॉट हमने डिस्कस किया, कॉपर स्टोन दोनों के टूल्स थे, टूल्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे, उनका यूज एग्रीकल्चर में भी हो रहा था, एग्रीकल्चर और प्रॉस्पेरस हुआ। पॉटरी डेवलप हुई क्योंकि एग्रीकल्चर होगा तो रखने के लिए जगह चाहिए, टूल्स चाहिए। टूल्स और आइडल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। साइट्स की बात करूं, आप स्लाइड पे देख सकते हो, इनको एक बार मैप पे देख लीजिएगा। एनिमल्स वगैरह का देख लिया, स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई है, और लिमिटेशंस भी हमने देखे। तो दिस वाज योर चैल्कोलिथिक पीरियड। ओवरऑल दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर इन द सीरीज। आपको हो सकता है लगे कि ये बहुत फैक्चुअल है, इंफॉर्मेशन इज ओवरलोडेड। बिलीव मी, अगर आप इसे बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, कि आपके दिमाग में एज अ स्टोरी फीड हो जाएगा। एक बार आप इवोल्यूशन समझ लीजिए, एंड देन बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन विल स्टोर इनटू योर ब्रेन। डोंट ओवरलोड योरसेल्फ, वन वीडियो एट अ टाइम। आपने एक वीडियो देखा, पीपीटी का हैंडआउट लिया, जो रिसोर्सेस मैंने बताए उनके साथ इसको क्लब किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, एक ये प्रिपेयर हो गया आपका। उसके बाद ऐसे 9 पार्ट्स हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, 8 मोर विल कम। इस तरह से आप 8 पार्ट्स में कर लेंगे, सिलेबस हो जाएगा धीरे धीरे। जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड soon there will be next lecture on Harappan civilization. Till then, keep studying and all the very best.